हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम से, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आपसे मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे, आप लोगों के एग्जाम चल ही रहे हैं। आज हम एक पेपर देख रहे थे। लास्ट टाइम हमने पेपर देखा था इकोनॉमिक्स का, जिसका टाइटल था मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसमें हमने काफ़ी सारा देख लिया था। ये पेपर 2025 का पेपर था और 4th सेमेस्टर को मिलता है, और ये इसका पेपर कोड, ये इसका सीरीज सी बुकलेट सीरीज। हमने काफ़ी पेपर देख लिया था, अब हम उससे आगे देख रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है 20-22 क्वेश्चन के आसपास हमने देख लिए थे। आई होप आपने देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी। देखिए यहाँ पर थे हम, हाँ जी यहीं पर थे। हमने 22वां क्वेश्चन कर लिया था, ये एजेंसी फंक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं 23 क्वेश्चन पर थे हम। 23 क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द प्रोपोर्शनल टैक्स ऑफ द वन विच ऑफ द रेट। देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है उसमें जो रेट होता है, टैक्स का रेट रखा जाता है, वो कैसा रखा जाता है। समझिए इसका जो आंसर है, मैं पहले बताता हूँ। आंसर इसका है कांस्टेंट, और रीज़न समझिए। मान लीजिए किसी का 10,000 रुपये किसी की इनकम है, और 10,000 रुपये 10% उस पर क्या लगाया गया है, रेट लगाया गया है टैक्स का, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, तो ये सभी पर बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों? देखो 10,000 रुपये 10% अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। तो वो 1,000 रुपये पे कर रहा है। अगर किसी की जो इनकम है वो 1,000 ही है, कितनी है 1,000, और उस पर लगा दिया हम 10%, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वो 100 बन जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जो 1,000 रुपये कमा रहा है वो 100 रुपये दे रहा है टैक्स में, और जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो 1,000 रुपये दे रहा है। तो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल हो जाता है, मतलब ये कांस्टेंट रह जाता है। तो इसमें कांस्टेंट होता है, समझ गए। नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट राइज रेवेन्यू बाय द बोरिंग फ्रॉम विद इन द कंट्री इज नोन एज। मतलब कि ये पूछ रहा है, जब सरकार देश के भीतर से उधार लेकर राजस्व को जुटाती है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब कि वो बोरो कर रही है किस चीज को, अपने ही देश में इंटरनली, तो इसको इंटरनली डेबिट बोलते हैं, आंतरिक ऋण बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवल इफ। क्या कह रहा है, सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिबंधित होती है। देखो ये जो नॉन रिवल या गैर प्रतिद्वंदी होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं, मान लीजिए मैं उसको यूज कर रहा हूं, एक स्ट्रीट लाइट है, तो अगर मैंने यूज किया है तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि दूसरे को भी उतनी उपलब्ध होगी जितनी कि मुझे उपलब्ध हुई। तो इसका मतलब ये है कि उसका यूज जो है वो सभी के लिए इक्वल है। तो देखो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो फिर वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। कुछ लोगों का इसका सेवन करने से नहीं रोका जा सकता, मतलब कि इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा वाला सीधी सी बात कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करने के से अन्य व्यक्ति को उपभोग कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक व्यक्ति मतलब कि अगर मैं उपभोग कर रहा हूं तो अन्य व्यक्ति का उपभोग कम नहीं होगा, तो ये नहीं होता तो ये सही हो जाता, पर लेकिन ये उपभोग हो जाता है तो इसमें गलत हो जाएगा। फिर आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपका सारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं। दिख नहीं रहा बिल्कुल भी ये। हाँ जी आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या तय करता है। फाइनेंस कमीशन क्या तय करता है, फाइनेंस कमीशन तय करता है, मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंस कमीशन की वीडियो एक बार देख लेना, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। और क्या पूछा था, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, टैक्सेस को क्या करता है, डिवाइड करता है किसमें, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में करता है। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है भारत सरकार का वित्त, देखो ये सीधा कट हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या है, आपका राज्य सरकार का संसाधन हस्तांतरण, मतलब कि रिसोर्सेज ट्रांसफर करता है स्टेट, बिल्कुल सही है ऑप्शन। देखो स्टेट आ चुका है, स्टेट गवर्नमेंट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहीं लिखी नहीं गई है, तो ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंड बाय। देखो इसमें जो ऑप्शन है ये आपका फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी हो सकता है, ये ले ले या ये ले ले, दोनों ही हो सकते हैं। देखो कुछ चीज़ों में फाइनेंस कमीशन को माना जाता है, कुछ चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट को माना जाता है। अगर मैं कहूँ ज़्यादा किसके चांसेस हैं सही होने के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के चांसेस है ज़्यादा, ठीक है। अगले चलते हैं।
शॉर्टकमिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट, क्या बोल रहा है, सार्वजनिक ऋण की कमी है। तो क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये देखो, पॉलिटिकल सर्विस बिल्कुल सही हो जाएगा, ये दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। याद है इंटरनल आपके लिए गए थे और मैंने कई बार बताया था कि इंटरनल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या आंसर था, हार्ले विदर्सन, ठीक है, हार्ले विदर्स। और मैंने एक और चीज बताया था, जो पिछले साल पेपर में आया था तो उसमें हार्ले विदर्स नहीं था, तो वहां पर क्या था, वहां पर आपका वो वाला दिया था, वॉकर वाला, ठीक है, तो वॉकर वाला आता है फिर वहां पर, क्योंकि दोनों की यही डेफिनेशन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट द कॉन्टिजेंट्स फंक्शन ऑफ द मनी, ठीक है, आकस्मिक कार्य। देखो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको मनी के कार्य मिलेंगे, मुद्रा के कार्य, मनी फंक्शंस मिलेंगे, वहां पर आप सारे फंक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये पूछ रहा है आकस्मिक कार्य का, तो आकस्मिक कार्य में क्या नहीं आता, तो आपका पहला बिल्कुल सही है, आकस्मिक कार्य का पार्ट है ये अधिकतम संतुष्टि, साख का आधार बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है, बहुत फेमस परिभाषा है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई है, ये आपकी नैप की परिभाषा है, ठीक है। ये परिभाषाएं कुछ मैंने कहा था डायरेक्ट आती है। इनमें से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्यों में से एक है, प्राइमरी फंक्शन। देखो फंक्शन वाली वीडियो लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। प्राइमरी फंक्शन इनमें से कौन सा है, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी फंक्शन कौन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सबसे पहला फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जिसकी वजह से मुद्रा बनी थी, क्या करना, वस्तुओं का विनिमय करना या फिर उसे एक्सचेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पूर्ण रोजगार। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट आते ही आप सीधा सीधा किन्स लगा दिया करो, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किन्स ने दी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। 34 क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर म्यूचुअली, क्या पूछ रहा है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में परस्पर क्या है। देखो ये कोऑपरेटिव होते हैं, क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, क्या होते हैं, सहयोगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 क्वेश्चन, क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ द रिजर्व बैंक इंक्लूड्स। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि टूल्स होते हैं, जो कि मैं इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के होते हैं, तो आपका बोथ ए बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। रिजर्व बैंक वाली वीडियो देखना, वहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। अब पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक इन इंडिया स्टैब्लिश, देखो बहुत बच्चे इसमें गलत करके आएंगे, अगर मैं कहूं, मैं पूरा वहां बता देता हूं, आरबीआई एक्ट 1934 है, लेकिन ये एक्ट लागू हुआ था, मतलब कि एक्ट क्या हुआ था, यहां पर पब्लिश हुआ था 1934 में, लेकिन जो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाए। काफी सारे बच्चे एक्ट की वजह से 1934 लगा देंगे, पर लेकिन 1935 होगा, ठीक है। पूरा बताऊं तो 1 अप्रैल 1935 आपका क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद 1949 ये आपका नेशनलाइज हो जाएगा, और 1955 में एसबीआई का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि स्टेबल होगा एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे हैं। सेंट्रल बैंक इज, आपको पता है, मैंने एग्जाम में भी दिया था, बैंकों का बैंक, ठीक है, और कई बार हम इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। द सेंट्रल बैंक इज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फंड। तो फॉरेन एक्सचेंज फंड का क्या होता है, देखो क्वेश्चन ये सही पढ़े हुए क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए। ये क्या करता है, संरक्षक करता है, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंट्रल बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट विद, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू द कमर्शियल बैंक नहीं, ठीक है, वेरी लिटिल नहीं, और नॉन, फिर नॉन ही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बताया केंद्रीय बैंक के अपने पास जमा कराए गए धन पर ब्याज, कोई ब्याज नहीं देता, ठीक है। आरबीआई खुद से नहीं देता, केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई नहीं देता कोई भी, ठीक है, तो याद रखना ये चीज। हाउ मेनी बैंकिंग, आपके लोकपाल पूछ गए हैं कि लोकपाल कितने हैं, तो ये आपके 15 है, तो ये तो याद कर लेना, ये तो याद करने वाली चीज है। देखो
ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ऑन यूजिंग विच अकाउंट द कार्ड होल्डर बिकम द डेबिटर ऑफ द बैंक। क्या पूछ रहा है, किस खाते के प्रयोग से कार्ड धारक बैंक का ऋणी हो जाता है। तो कौन सा होता है, सिंपल सा है, कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऋणदाता। तो ये क्रेडिट कार्ड मैंने आपको एक बार पूरा क्लास में एक्सप्लेन किया था, क्रेडिट कार्ड का पूरा फंक्शन और वो सारी चीज़। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद करेंसी इंक्लूड्स, तो वो पूछ रहा है करेंसी इंक्लूड्स 40, इसका 42 का जो आंसर है, सिंपल सी बात है, देखो पेपर मनी भी होता है, कॉइन भी होता है, तो करेंसी में तो पेपर मनी और कॉइन दोनों आता है। ठीक है, ये फॉरेन मनी नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं, पहला आ जाएगा पत्र मुद्रा और वो। 43 क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोरी एंड शो। देखो गुडले एंड शो याद है, पहली ही क्लास में जब अगर कोई बच्चा आया था तो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी, और डेफिनेशन में एक थे गुडले एंड शो के अनुसार या दृष्टिकोण से, तो उनके अनुसार इसे वेरी ब्रॉड का नाम दिया गया था। याद है, जो बच्चे भी होंगे, मैंने उस दिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए थे कि ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, एक हाई पावर मनी मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया था, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हाई पावर मनी के, तो क्या क्या होते हैं, सी प्लस आर आर प्लस ई आर। तो कौन सा हो जाएगा, सी प्लस आर आर प्लस ई आर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो सी क्या है, करेंसी है यहाँ पर। अगर मैं आर आर की बात करूँ तो रिक्वायर्ड रिवर्स ऑफ बैंक होता है, रिजर्व ऑफ बैंक होता है। ई आर की बात करूँ तो एक्सिस रिवर्स होता है। ठीक है, सॉरी रिजर्व, ठीक है, रिजर्व, गलती से रिजर्व बोलते हैं मैंने। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, आपको मेजरमेंट पढ़ाए हैं और आप क्लास देखेंगे, क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेजरमेंट कौन कौन से पढ़ाए थे, M1 M2 एंड M3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही आपका, M1 M2 M3 और M4, और भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन ऑल द अबव 45 का। ठीक है, और एक और चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो वहां से पहचान जाएंगे, वरना तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे M1 को बोला जाता है नैरो। क्या बोला जाता है, नैरो, नैरो, नैरो मनी। अगर मैं बात करूं M2 और M3 की, तो इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। क्या, ब्रॉड मनी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं, वीडियो देख लेना आप, सारे के सारे वहां पर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये पिछले साल भी आया था और इस साल भी दोबारा पूछा गया है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। व्हाट हैज नॉट बीन कंसिडर इन द इक्वेशन, क्या इनमें से कंसिडर नहीं किया, समीकरण में किसे स्थिर नहीं माना गया। क्या चीज ऐसी है जिसको स्थिर नहीं माना जाता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था, तो आप जरूर एक बार पढ़ के जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एम को। अब देखो एम क्या है, यहाँ पर हर चीज क्या 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 है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर एम और एम डैश मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई है, और उसके बाद क्या पूछा गया है, एम वी, वी क्या है यहाँ पर, वी यहाँ पर वेलोसिटीज है। क्या है, वेलोसिटीज, वेलोसिटीज है। और आपका पी है प्राइस लेवल, पी क्या है, प्राइस लेवल, इसको लिख लेना। और जो टी है, टी सबसे खास है, एक बार पूछा भी गया है कि टी क्या है, यहाँ पर टी है यहाँ पर वॉल्यूम। क्या, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47 क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, मुद्रा मूल्य का आश्रय। देखो मुद्रा मूल्य, ये मुद्रा मूल्य किस चीज से रिलेट कर रहा है, ये भी चीज समझिए। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा ऑफ मनी, ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा प्राइस लेवल ऑफ मनी, और जनरल परचेसिंग पावर भी हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी ऑल द अबव सही हो जाएगा। एक चीज समझना कि जो ये क्या बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स कर रहा है, मतलब कि ये मनी, ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन से। जो इन्फ्लेशन में हम पढ़ते हैं ना मनी के बारे में, तो वही चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु गेव द इक्वेशन, इक्वेशन ऊपर आ चुकी है, देखो ऊपर ही आई हुई इक्वेशन है। पूछा है किसने दिया है, ये दिया है फिशर ने। किसने दिया है, फिशर ने। तो याद रखना फिशर ने ये इक्वेशन दी है। और ये इक्वेशन क्या क्या चीजें बताती है, क्वांटिटी थ्योरी, इसका नाम भी है, इसका नाम भी लिख लो, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसका नाम है। तो कई बार पूछ ली जाए तो बता देना। एक और चीज, कौन सी अप्रोच है ये,
ये अप्रोच का नाम है ट्रांसेशन, ठीक है, आपका ट्रांसेशन अप्रोच है ये, ठीक है। तो ये 48 क्वेश्चन है आपका। अब जितने क्वेश्चन बचे हैं, कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई? ठीक है, काफ़ी है। अब जितने क्वेश्चन बचे हैं हम कल को सुबह को ही वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बस कुछ 25 क्वेश्चन बचे हैं और उसको भी धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।